नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आज भाग तीसरे के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने सीटेट 2024 का हमने सिलेबस देखा था कि क्या आपका एसएसटी सोशल साइंस में सिलेबस रहेगा, कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है। मैंने बोला था 6 से 12 तक एनसीईआरटी देख लीजिए और सीटेट आप क्या करोगे, विजय करोगे। देखो सीटेट कोई कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं है, ये खाली क्वालिफाइड एग्जाम है। तो आपको एनसीईआरटी का क्या करना है, अध्ययन करना है। एक आप बुक्स ले लें पीवाईक्यू, जिसमें आप पुराने एग्जाम पेपर लगा सके। इससे पहले हमने सीटेट में हमने ज्योग्राफी में क्या रहेगा, कैसा सिलेबस रहेगा, हिस्ट्री का क्या रहेगा और पॉलिटिकल साइंस का क्या रहेगा, और एसएसटी में जो पेडागोजी आती है वो क्या रहेगी, उसके बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसे देख लें और बेस बनाएं, फिर आप क्या करें। उसके बाद मैंने रिसोर्स संसाधन के बारे में बताया है, ठीक है। नवीकरणीय अनवीकरणीय हर बार यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा आवर सोलर सिस्टम, कि हमारा सौरमंडल के बारे में परिचर्चा की। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे जो है ग्लोब, जिसमें हम क्या करेंगे, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो देखो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। देखो मैंने बता दिया था, आप बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन आज आपको बता देता हूँ हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। इसका आकार क्या है, भूआब है, अर्थात ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, ठीक है। ये ध्रुवों की ओर क्या है, थोड़ी चपटी हुई है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, चपटी है, मध्य में क्या है, उभरी है, जिस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसे भूआब बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है याद रखना है। आज से आपको बताना है कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, ये क्या है, भूआब है। क्या ध्रुवों पर चपटी है, मध्य में उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप या वास्तविक प्रतिरूप होता है, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये ग्लोब है, ये ग्लोब का अक्ष है, ये क्या है, पृथ्वी का क्या है, लघु रूप या वास्तविक प्रतिरूप। हम ग्लोब को क्या बोलते हैं, ग्लोब की संज्ञा लेते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार या प्रकार के हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। बड़े गाड़ी में ले जाने वाला ग्लोब भी हो सकता है, छोटे पॉकेट वाले ग्लोब भी होते हैं, ठीक है। और गुब्बारे के भी ग्लोब होते हैं। देखो गुब्बारे के भी, जिसमें हवा भरी जा सकती है, ठीक है, पिन मार के हवा निकाली जा सकती है। तो क्या होते हैं, ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। इतना याद रखना। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। आपने बचपन में बहुत सारे लट्टू घुमाए होंगे, ठीक है, बचपन में। तो क्या आपने बचपन में लट्टू घुमाया होगा, उसी प्रकार को ग्लोब को घुमाया जा सकता है, ठीक है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ठीक है। महाद्वीप कितने हैं मुझे बताओ, महासागर कितने हैं, ठीक है। और जो महासागर है, महाद्वीप है, उन्हें ग्लोब में क्या सही आकार में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना क्या है, कठिन है, ठीक है। क्या बोला कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु को हम उसकी स्थिति का वर्णन करना हमारे लिए क्या होता है, कठिन होता है। अब हमारे लिए प्रश्न क्या उठता है, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है, वह प्रश्न क्या उठ रहा है जानते हैं कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। आइए देखो, सुनने से ज़्यादा देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में की स्थिति में होती है, जिसे अक्ष कहते हैं, ठीक है। देखो ये एक सुई क्या है, ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को एक सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है ना पश्चिम से पूर्व की तरफ, वैसे ही हम ग्लोब को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। एक और अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं, ठीक है। देखो ये आप माना हमने, ये ग्लोब है, इससे क्या करा, इस ग्लोब को ये रेखा विभाजित कर रही है। एक आपका क्या हो गया,
उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। जो रेखा क्या कर रही है, इसे क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, उसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री या विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे गोलार्ध को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। देखो मैंने बता दिया ये क्या है, ग्लोब है, ठीक है। इसको बराबर से एक रेखा विभाजित कर रही है, ठीक है, जिसे विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये क्या है आपका उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव है, और इसे क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। अब देखो आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर के आधे भाग के होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। देखो पृथ्वी का जो स्थिति बताने के लिए यह बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, बता दिया है, ठीक है। क्या दर्शाता है, विषुवत वृत्त शून्य अक्ष अक्षांश को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर एक वृत्त के 1/4 है, अथवा इसका माप होगा 360 अंश का, ठीक है, यानी 1/4 यानी 90 अंश, ठीक है, होगा, ठीक है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। देखो मैंने एक ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, 90 अंश उत्तरी ध्रुव को या उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है, और 90 डिग्री क्या दर्शाता है, दक्षिणी अक्षांश या ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आइए जानते हैं, चित्र के माध्यम से समझाते हैं। मैंने बताया कि ग्लोब को एक रेखा विभाजित करती है, ठीक है, 2 भागों में विभाजित करती है, काल्पनिक रेखा मैंने बताया। तो ये वाला जो है ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं या विषुवत वृत्त बोलते हैं, ठीक है। इसके उत्तर में ये वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध होता है। उसके बाद 23.5 उत्तरी में क्या होता है, आपकी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद दूसरा जो रेखा गुजरती है वो 66.5 उत्तर में गुजरती है, जिसे क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त, या उसके बीच के हम क्षेत्र को उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। उसके बाद हमारा उत्तरी ध्रुव लग जाता है, ठीक है। दक्षिण की ओर बात करें तो 23.5 आपका क्या होता है, मकर रेखा होता है। उसके बाद 66.5 की बात करें तो दक्षिण में क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। इन दोनों के बीच के हम बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध का नाम देते हैं। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। विषुवत वृत्त बता दिया 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 उत्तर में है तथा 90 दक्षिण में है। इनके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये कौन कौन सी हैं, देखो उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपको बता दिया कर्क रेखा 23.5 अक्षांश उत्तर में हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 हो गया, ठीक है। और विषुवत वृत्त क्या होता है, 66.5 उत्तर हो गया और 66.5 क्या हो गया आपका, दक्षिण हो गया। देखो चित्र के माध्यम से समझना है, ठीक है। ये विषुवत वृत्त है। देखो 23.5 आपका क्या हो गया, कर्क रेखा हो गया। 23.5 आपका क्या हो गया, कर्क रेखा, के करके दर्शा लेते हैं, और 23.5 आपका क्या हो गया, मकर रेखा हो गया, ठीक है। इसे हम एम करके दर्शाते हैं। उसके बाद क्या होता है, विषुवत वृत्त होता है 66.5 आपका क्या हो गया, दक्षिण में हो गया, और 66.5 आपका क्या हो गया, उत्तर में हो गया। तो ये क्या है, आपको मैंने चित्र के माध्यम से पहले ही समझा दिया है। आइए जानते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में, ठीक है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, ठीक है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा 23.5 उत्तर में, मकर रेखा 23.5 दक्षिण में बता दिया है, ठीक है। तो इनमें वर्ष में एक बार सूर्य क्या कहाँ होगा, सर के ऊपर होगा, ठीक है, अब आपके सिर के ऊपर होगा। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। देखो वर्ष में एक बार सूर्य सर के ऊपर होगा कर्क रेखा मकर रेखा में दोपहर के समय, ठीक है। ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी, किरणें सीधी आ रही तो ऊष्मा ज़्यादा मिलेगी, जिस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं।
इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त में, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान क्या रहता है, मध्यम रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एक दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। देशांतर क्या है, तो देखो ग्लोब में खड़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं, हम देशांतर बोलते हैं। या क्या उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं उन्हें क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं बोलेंगे। और अक्षांश रेखाएं के लिए किन्हें बोलेंगे कि ग्लोब के समानांतर पड़ी रेखाएं या खड़ी रेखाएं या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखाओं को क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे। ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ में आ गया। तो आइए यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। देखो अक्षांश जिसे हम समानांतर रेखाएं कहते हैं, ग्लोब में पड़ी रेखाएं मैंने बता दिया है। ठीक है। रेखाओं में भिन्न भिन्न अगर बात करें इनके बारे में, देशांतरी यामोत्तरों के बारे में बात करें तो लंबाई इनकी क्या होती है, समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों में निश्चय किया कि ग्रीनविच, ठीक है, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, देखो ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ स्थित है, ग्रीनविच में स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाए, या इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है। यहाँ से जो 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ से हम 180 पूर्व और 180 पश्चिम में क्या करते हैं, गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग होता है। ये क्या है, सब इजी है। देखो उ उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो ये आप क्या है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है। ये आप बचपन से पढ़ते आ जा रहे हैं। ये आपका क्या है, वर्ल्ड का मैप है, जिसमें हमारे क्या 5 महाद्वीप दर्शाए गए हैं। आइए जान लेते हैं देशांतर और समय के बारे में। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, आपको पता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है स्थानीय समय का अनुमान। सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों का पर क्या होगा, दोपहर होगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। आपको पता है पृथ्वी कहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से क्या होगा, आगे होगा। ठीक है। पृथ्वी क्या बताया आपको कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। अगर वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, माना ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच के पूर्व में है, ठीक है, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। ठीक है। इससे क्या होगा, ये वाला जो समय है ये क्या होगा, ग्रीनविच से आगे होगा, और पश्चिम में क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है। पश्चिम में माइनस हो जाएगा और पूर्व में क्या होगा, प्लस होगा, आपको याद रखना है। ठीक है। एक समय वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस आपको याद रखना है कि ग्रीनविच के पूर्व में समय क्या होगा, आगे होगा, ग्रीनविच के पश्चिम में समय क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। आइए जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, बता दिया मैंने पहले ही। ठीक है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है। यहाँ से आप 1 या 2 क्वेश्चन आपका ईवीएस में भी बनता है और एसएसटी में भी आता है और अदर एग्जाम में भी आता है कि ठीक है। तो याद रखना है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री। 2 घंटा पूछिए तो 30 हो गया, 3 घंटा पूछिए 45 हो गया, 4 घंटा पूछिए पूरा कितना हो गया आपका, बताओ मुझे, 60 हो गया। ठीक है। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। 4 मिनट में क्या, 1 डिग्री घूम जाती है, और 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। मैं दोबारा आपका रिविजन कर रहा हूँ। देखो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, याद रखना। ठीक है।
ग्रीनविच से जो पूर्व में होगा प्लस हो जाएगा और पश्चिम में होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में का समय होगा। 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस मैंने बताया था, 0 से अगर यहाँ होगा तो प्लस हो जाएगा। पूर्व में समय क्या होता है, प्लस होता है, और पश्चिम में समय माइनस होता है, ठीक है। याद रखना। देखो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में ठीक दिन के 12 बजते हैं, ठीक है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान की स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तरों में सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होगा, ठीक है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, ठीक है। अलग अलग यामोत्तरों पर स्थित स्थानीय समय के अंतर के बारे में जानना है, ठीक है। आइए जानते हैं। देखो एक उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। मैंने बता दिया गुजरात में माइनस हो जाता है टाइम, और अगर डिब्रूगढ़ असम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में करें तो वो प्लस में होता है। वहाँ 2 घंटे पहले सूरज क्या आता है, आ जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस यामोत्तर रेखा ने स्थानीय समय के पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है। 2 तरीके से लिख सकते हो, एक तो आप 82 से 1/2 डिग्री पूर्व या तो 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर समय माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि भारत का मानक समय किसे माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया है, ठीक है। देखो कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे आगे होगा, क्योंकि 5.5 घंटे क्या हो जाता है, आगे चले जाता है। मैंने आपको बता दिया है पहले। एक मैंने आपको क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला वीडियो बताया है, उसमें इसके बारे में परिचर्चा की है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री या क्या है, पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे होगा, बता दिया है मैंने, ठीक है। तो इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे, ठीक है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। देखो क्या होते हैं, जब भारत तो देखो ज़्यादा फैलाव में नहीं है भारत, आपका ये भारत का मैप है, ठीक है। तो ये क्या है, ज़्यादा फैलाव में नहीं है। तो जैसे कुछ देश अगर आप लगा लें, अफ्रीका हो गया, सोवियत रूस हो गया, ठीक है। सोवियत रूस क्या है, बड़ा है, तो उसमें एक समय नहीं है, उसमें ज़्यादा कटिबंध है। कितने हैं भी जानेंगे, ठीक है। रूस में 11, देखो सोवियत रूस में कितने हैं, 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आज हमने क्या जाना कि जो ग्लोब है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में हमने परिचर्चा की। हमारे 3 भाग कंप्लीट हो गए हैं, किसके, NCERT के, ठीक है। सीटेट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बेस तैयार करना है। देखो कोई भी एग्जाम में बैठना है ना, तो NCERT आप पढ़ लो, आपका बेस तैयार हो जाएगा, ठीक है। NCERT आपने पढ़ी है तो आपकी कितनी 80% तैयारी पूरी हो जाती है। 2 भाग हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम प्रश्नोत्तरी लगाएंगे, उसके बाद नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। Thank you so much.